नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि रॉ डेटा एंड प्रोसेस्ड डेटा क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। रॉ डेटा एंड प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, तो पहले हम रॉ डेटा का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, रॉ डेटा refers to the original unprocessed information collected from various sources. This data is often in its most basic and unstructured form, and it hasn't undergone any cleaning, transformation or organization. It is also called source data or atomic data. तो अब ये रॉ डेटा का मतलब क्या हुआ? रॉ डेटा का मतलब है कि वो डेटा जहाँ पर हमने थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स का हम ले लेते हैं नाम, नेम्स। उन्होंने मैच 1 में कितना स्कोर किया, मैच 2 में कितना स्कोर किया और मैच 3 में उन्होंने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो सोचो हम अलग अलग नाम ले रहे हैं अभी, जैसे MS धोनी, फिर सचिन तेंदुलकर, फिर सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना, और फिर चाहे तो बुमराह का भी नाम ले लेता। तो अब देखो, मैच 1 में सोचो MS धोनी ने 50 किए, मैच 2 में 60 और मैच 3 में 100। सचिन तेंदुलकर ने मैच 1 में 100, मैच 2 में 80, मैच 3 में फिर से 100। सुरेश रैना ने अब मैच 1 में 30 किया, 30 रन्स बनाए, मैच 2 में 50 रन्स बनाए, पर मैच 3 उन्होंने नहीं खेला। ठीक है, मैच 3 उन्होंने नहीं खेला, नल। अब बुमराह ने मैच 1 में 30 बनाए, ठीक है 30 बनाए, मैच 2 में 20 बनाए और मैच 3 में उन्होंने 0 रन्स बनाए। ठीक है, मैच 3 में उन्होंने 0 रन्स बनाए। अब बात ये आती है कि इधर सुरेश रैना ने नल, मतलब उन्होंने खेला ही नहीं मैच 3 में, पर बुमराह ने यहाँ पे 0 रन्स बनाए। ठीक है, मतलब 0 पे आउट हो गए। तो ये इन दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, इन दोनों का मतलब अलग है। तो अभी जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसे 0 रन्स जिन्होंने बनाए उनको हटा दो। ठीक है, 0 रन्स ऐसे हटा दो, मतलब कि ऐसे उनको उन स्टार प्लेयर्स से या कुछ, हाँ स्टार प्लेयर्स से उन्हें हटा दो। ऐसा हम कभी कभार डेटा एनालिसिस के दौरान करते हैं। पर अब बात यह है कि सुरेश रैना ने यहाँ पर मैच खेला ही नहीं और बुमराह ने यहाँ पर 0 रन्स बनाए। ओके, तो स्टार बैट्समैन, ठीक है, मतलब जो सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, क्या उनके नाम में हम सुरेश रैना का नाम ना डालें? ठीक है, क्या हम उनके नाम में सुरेश रैना का नाम ना डालें? क्या ऐसा हम करें, या फिर हम इस नल वैल्यूज़ में कुछ और ही एक वैल्यू, एक जनरल एक वैल्यू, सोचो सुरेश रैना का एक एवरेज जो स्ट्राइक रेट होता है वो हम इधर डाल दें। तो ये होता है पूरा का पूरा एक मतलब रॉ डेटा, कि हमने अभी तक मतलब कर तो बहुत कुछ सकते हैं पर अभी तक हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मतलब थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं किया। जब हम इस पर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे तब वो धीरे धीरे, मतलब जैसे ही चेंज कर दिया तब भी और प्रोसेस डेटा बन गया नहीं। प्रोसेस डेटा बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है, पर जैसे जैसे हम थोड़े बहुत चेंजेस करते रहेंगे वैसे वैसे वो रॉ डेटा से प्रोसेस्ड डेटा की ओर बढ़ता रहेगा। पर याद रखना, रॉ डेटा का क्या मतलब हुआ? ओरिजिनल अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुछ देर पहले अपने स्लाइड में देखे थे, और अलग अलग सोर्सेज से हमने इसे कलेक्ट किया है। ज़रूरी नहीं कि ये जो है ये सिर्फ एक ही वेबसाइट से हमने कलेक्ट किया। सोचो मैच 1 का ये जो डेटा है ये हमने एक वेबसाइट से लिया, मैच 2 का डेटा किसी और वेबसाइट से लिया, मैच 3 का डेटा किसी और वेबसाइट से लिया, हो ही सकता है। ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेज से हम ये डेटा ले सकते हैं, इसे कहते हैं रॉ डेटा। इट इज़ ऑफन इन इट्स मोस्ट बेसिक एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड इट हैज़ नॉट गॉन एनी क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे क्लीनिंग एक मतलब जनरल एक आइडिया बता देता हूँ, और भी डीप में हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। क्लीनिंग का मतलब है कि जैसे अगर कोई नल वैल्यूज़ है या कुछ ऐसा वैल्यूज़ है
जो हमें अच्छे नहीं लग रहे देखने में। अच्छे नहीं लग रहे का मतलब है कि वो डेटा को संभालने में या कुछ प्रोसेसिंग करने में हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो हम उन्हें सीधा निकाल देते हैं, उन डेटा को सीधा निकाल देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कुछ हम अलग वैल्यूज़ डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग चीज़ें होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो वो रॉ डेटा से धीरे धीरे प्रोसेस डेटा की ओर बढ़ जाएगा, वो तभी रॉ डेटा नहीं रहेगा। ये बिल्कुल रॉ है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल डेटा, तो इसे कहते हैं रॉ डेटा। और हाँ, और एक चीज़ याद रखना, इसे सोर्स डेटा या एटॉमिक डेटा भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभार इसे वाइवा में पूछा जाता है कि रॉ डेटा का अलग अलग नाम क्या है, तो सोर्स डेटा, एटॉमिक डेटा, ये सब बता देना, ओके। तो ये रॉ डेटा जो है ये हम कैसे कैसे सोर्सेज से हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं कौन से सोर्सेस। रॉ डेटा को हम डेटाबेसेस, सर्वेज, क्वेश्चनर, सेंसर्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड मोर, मतलब और भी हम अलग अलग सोर्सेज से इसे हम ले सकते हैं। तो डेटाबेस अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ऐसा है कि एक्सेल फाइल रहता है, पता है आपको, एक्सेल शीट, ठीक उसी तरह से हम डेटाबेस को संभालते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत उसी तरह से, बस अभी के लिए यही याद रखना कि एक्सेल शीट जैसे होता है, डेटाबेस भी थोड़ा बहुत वैसा ही होता है। सर्वे हम अलग अलग सर्वेज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चनर का मतलब क्या है, जैसे कि हम गूगल फॉर्म्स निकालते हैं ना, कि आप, या फीडबैक फॉर्म्स कि आपको ये पसंद है कि नहीं, कितना रेटिंग देंगे, तो इसे क्वेश्चनर्स कहते हैं। फिर अलग अलग सेंसर्स, सोचा हम टेम्परेचर सेंसर हो गया, इस रूम में कितना भी टेम्परेचर है, वो जो टेम्परेचर वो उसने किसी एक कंप्यूटर को भेज दिया, हर घंटे वो कंप्यूटर को ये डेटा भेज रहे हैं। तो इस तरह से भी हम रॉ डेटा गैदर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कि पहले, मतलब सोचो 10 साल पहले, 20 साल पहले टेम्परेचर कितना था, ये है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो इसी के सहारे भी हम रॉ डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो रॉ डेटा के बारे में तो हमने बहुत कुछ देख लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस डेटा की ओर, ठीक है। प्रोसेस डेटा की ओर हम बढ़ते हैं। सम काइंड ऑफ क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड ऑन रॉ डेटा टू गेट प्रोसेस्ड डेटा which can be analyzed and visualized. This process data is more suitable for analysis. Okay? तो अभी बात ये है कि प्रोसेस डेटा में हम ऐसे कुछ वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, या कभी कभार उसे क्लीन कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। बट जो कुछ भी हम करते हैं रॉ डेटा पर, वो बाद में एनालिसिस के लिए हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि अभी इधर एक नल वैल्यू है, तो मैच 3 का हर एक प्लेयर का एक एवरेज अगर मुझे स्कोर कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? ये तो नल वैल्यू है ना, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता कि जैसे 100 + 100 + नल + 0 डिवाइड बाई 4, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस जानते हो तो पता ही रहेगा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। तो चूँकि ये इंटीजर नहीं है, ये एक एरर देगा, ओके। तो इसीलिए हमें ये जो जैसे नल वैल्यूज़ हो गया, या फिर कुछ ऐसे, मतलब कभी कभार होता है कि आउटलायर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। आउटलायर्स का मतलब क्या है, जैसे सोचो सभी लोग जनरली 50, 60, 70 मतलब ऐसे ही रन्स बनाते हैं, और किसी ने सीधा 200 रन बना दिए, 200। तो क्या अभी हम अगर किसी को पूछे कि मैच 3 में बैट्समैन ने, ठीक है, मैच 3 में बैट्समैन ने जनरली कितना रन बनाए जनरली, तो क्या हम अभी सभी को ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे? तो जो वैल्यू होगा, ठीक है, जो वैल्यू होगा वो तो बहुत बड़ा होगा ना। ये 50-60 छोड़ो, ये 50-60 छोड़ो, बस सोचो कि किसी ने 10 रन बनाए, किसी 5 रन में आउट हो गया, कोई 4 रन में आउट हो गया, और किसी ने सीधा 200 रन बना दिए, ठीक है। बाकी सब प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ख़राब था, एक प्लेयर ने कुछ बहुत ही अच्छा खेल लिया, तो क्या हम डिवाइड बाय 4 करके जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो वो हम बता दें कि ये इन सभी का, उन सभी प्लेयर्स का एवरेज स्कोर था? नहीं, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि
ये जो है, ये जो जनरल जो हमें दिख रहा है, जनरल जो हमें स्कोर्स दिख रहे हैं उससे बहुत अलग है, ठीक है। आउटलायर्स एग्जैक्टली क्या होता है कुछ देर बाद पता चलेगा जब हम बॉक्स प्लॉट सीखेंगे, पर अभी के लिए याद रखना आउटलायर्स वो होते हैं जो मतलब जनरल डेटा से बहुत अलग है। अब सोचो किसी ने एकदम बहुत अच्छे खेल रहे हैं, 100 बनाए किसी ने, फिर किसी ने 150 बनाए, किसी ने 200 बनाए, और कोई यहाँ पे 0 पे आउट हो गया। जैसे ये 200 ये भी एक आउटलायर है, 0 ये भी एक आउटलायर है। तो आउटलायर्स के कारण हमारा जो डेटा है या हमारा जो एवरेज है, ठीक है, अब हम अगर पूछे कि एवरेज क्या है, अगर हम ये एवरेज निकालेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर एक प्लेयर कुछ 50-60 रन बना रहे हैं, लेकिन असलियत में तो को 10-5 में आउट हो रहे हैं ना। तो इसलिए इन आउटलायर्स को क्या किया जा सकता है, क्या हम इसे हटा दें, मतलब इसे ही हटा देते हैं और फिर इसका ही डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो एक एवरेज प्लेयर एक एवरेज स्कोर हमें पता चल जाएगा। या फिर इसे भी हम हटा देते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये मतलब हो सकता है कि इस मैच में इसने 200 रन बना दिए, पिछले मैचेस में उसने ऐसे ही जनरल 10-5-4 रन बनाए हो, उसे हम कंसिडर करें। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, वो सब करने के बाद हमें एक प्रॉपर डेटा मिलता है जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर एवरेज फटाक से हम लगा सकते हैं, जिस पर हम मीन, मीडियन, मोड, फिर जितना सारे एल्गोरिदम्स है, अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं। तब वो बन जाता है प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। वो एनालिसिस के लिए अच्छा रहता है, ठीक है, मेनली अच्छा ही रहता है। ऐसा नहीं जैसे इस पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते ढंग से, बहुत सारे एरर्स हमें मिल सकते हैं, पर उस पर मतलब प्रोसेस डेटा जो हमें मिलेगा उस पर हम एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि रॉ डेटा के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रोसेस्ड डेटा के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो रॉ डेटा के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नो मैनिपुलेशन ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स इन द डेटा हैज़ टेकन प्लेस। डेटा पर थोड़ा सा भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा है वैसा है। नो डेटा इज़ रिमूव फ्रॉम द डेटा सेट। डेटा सेट में से हम कोई भी डेटा हम बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि इधर हम नल वैल्यूज़ है तो इसे हम मतलब निकाल रहे थे या कुछ और करे, तो वो हम नहीं करेंगे, वैसे के वैसे ही रहेगा। द डेटा सेट इज़ नॉट समराइज्ड इन एनी पॉसिबल वे। जैसे कि हम इधर एवरेज निकाल रहे थे तो एक समरी हो गया, ठीक है, ये एक समरी हो जाता है कि हाँ प्लेयर्स ने कैसा खेला है। वो एवरेजेस भी हम नहीं निकालेंगे, कुछ भी हम नहीं करेंगे, जैसा है वैसा हम दिखाएंगे। अब हम प्रोसेस डेटा के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एरर्स, इनकन्सिस्टेंसीज, आउटलायर्स आर रिमूव्ड। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि आउटलायर्स है, 200 किसने बनाया या किसी ने 0 बनाए, इसी ये सब हम हटा देंगे। कुछ डेटा इनकन्सिस्टेंट रहे या एरर्स रहे वो भी हम हटा देंगे। तो एरर्स, इनकन्सिस्टेंसीज ये सब क्या है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। न्यू वेरिएबल्स माइट बी क्रिएटेड। जैसे कि हम सोचो अभी एक नया वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, ताकि बाद में हमें एनालिसिस करने में आसानी पड़े। जैसे हम इंक्रीज़, ठीक है, इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि इस मैच 2 और मैच 3 में कितना रन्स इंक्रीज़ हुए, तो 40 रन्स इंक्रीज़ हुए, इधर 20 रन्स, इधर हम फिर से नल वैल्यू ही आएगा क्योंकि हम ठीक से अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया कि आउटलायर्स या ऐसा कुछ अगर एरर्स रहे, इनकन्सिस्टेंस रहे, ये सब हम हटा देंगे। ओके, ये सब हम हटा देंगे। फिर इंक्रीज़, ये -20 इंक्रीज़ होगा, करेक्ट। तो ये है नया वेरिएबल क्रिएट करना, ठीक है। ये वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स मतलब ये सब, इसे कॉलम नेम्स को कहते हैं वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि मैच 1 का जो वैल्यू है, मैच 1 का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। MS धोनी के लिए मैच 1 का वैल्यू है 50, सचिन तेंदुलकर के लिए मैच 1 का वैल्यू है 100, सुरेश रैना के लिए 30, बुमराह के लिए 30। मैच 2 ये अलग वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू वेरी होता है, मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पे 60 है, फिर यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 50। तो याद रखना, ऐसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉलम का जो नाम होता है ये होता है वेरिएबल, बस। ओके, तो हम ऐसा अलग कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, मतलब एक अलग वेरिएबल ऐड कर सकते हैं।
देन एग्रीगेशन कैन बी डन कैलकुलेटिंग एवरेजेस, टोटल्स और काउंट्स। ओके, एग्रीगेशन का मतलब है कि जैसे उधर बताया गया है कि एवरेज काउंट करना, ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करना या फिर टोटल कैलकुलेट करना। जैसे कि एवरेज हो सकता है कि इधर कुछ 60 + 50 110 210 डिवाइड बाई 3 इज 70, ठीक है, 70 होगा। फिर इधर कुछ और एवरेज हो सकता है, इधर कुछ और एवरेज हो सकता है। टोटल का मतलब है कि टोटल कितने रन्स बनाए, जैसे कि इधर होगा 210, ठीक है, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, ऐसे करके। काउंट का मतलब है उसने कितने बार मैच खेला हो, तो काउंट इधर 3 होगा, सभी केस में इधर 3 होगा, 3 3 3 3, ठीक है। इससे करके हम अलग अलग प्रकार के एग्रीगेशंस, इसे कहते हैं एग्रीगेशन, कर सकते हैं। प्रोसेस डेटा माइट इंक्लूड स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग दोज मिसिंग वैल्यूज़। तो जैसे ये वैल्यू हमें दिख रहा है कि ये मिसिंग है, ठीक है, तो प्रोसेस डेटा में क्या हमें पूरे सुरेश रैना को ही निकाल देना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसका जो एवरेज रन है वो हम M3 में डाल देते हैं। उसका जो मतलब एवरेज रन जो है वो हम सोचो उसका एवरेज रन है 40, हमने इधर 40 डाल दिया, तो इंक्रीज़ हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया, क्योंकि सॉरी इंक्रीज़ होगा -10, 50 है इधर 40 है तो इधर -10 हो जाएगा। ऐसे करके हम आगे के वैल्यूज़ भी हम डाल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हम पूरा नाम ही निकाल दें। अलग अलग तरीके होते हैं इन मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए, ठीक है, हैंडल करने के लिए। द कॉलम नेम्स शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल टोटल पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ TPS। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई डेटा सेट का मतलब है कि मतलब जब हम नेट पे जाते हैं और सर्च करते हैं डेटा सेट, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के टेबल्स हमें मिलते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग टेबल्स मिलते हैं, और सभी के ऊपर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें पता चले कि ये वैल्यू क्या बता रहा है। जैसे अभी अगर मैं ना बताता कि M1 M2 और M3 क्या होता है, तो क्या आपको उतना आसानी से समझ में आता है कि ये इसका मतलब क्या है? आपको कुछ और ही समझ में आ जाता है M1 M2 M3 का मतलब। तो ऐसा डेटा सेट जब भी हमें मिले तो हमें थोड़ा बहुत उनके वेरिएबल के नाम भी चेंज करने होते हैं। नेम्स तो ठीक है, नेम्स ही रहने देते हैं। फिर M1 को हम चेंज करके लिख देंगे मैच 1, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये मैचेस के बारे में बात हो रही है। फिर इधर लिखेंगे मैच 2, इधर मैच 3, फिर इंक्रीज इन रन्स, एवरेज, टोटल रन्स, फिर काउंट, ठीक है। ऐसे करके हम प्रॉपरली सारे के सारे कॉलम नेम्स को डिफाइन करेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ इस कॉलम में क्या लिखा जा रहा है, इस कॉलम में कौन से वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ एक प्रोसेस्ड डेटा के, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो फिर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। और अगर आप ये वीडियो पाठशाला पंडित के वेबसाइट से देख रहे हैं जो कि है www.ppandit.com, तो फिर हमारे इस वेबसाइट में PDF फाइल भी मिल रहा है जहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स भी है सॉल्व करने के लिए। तो ज़रूर उस PDF फाइल को देखिए और सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।